नमस्कार। मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि ये मोल कंसेप्ट पे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं एग्ज़ाम में। इन पूरे टॉपिक्स पे आज इस पूरी वीडियो को हम बनाएंगे और आपके सामने रखेंगे कि आप लोग कौन कौन से टर्म ध्यान रखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। जिसमें सबसे पहला एक नंबर है जिसका नाम है, आपको जानते होंगे आप, एवोगैड्रो नंबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं धीरे से कि ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो अब आपको पता होगा कि एवोगैड्रोस जो नंबर है, ये एवोगैड्रोस जो नंबर है वो क्या होगा, वो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये एवोगैड्रो नंबर आप जान रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर आपके सामने है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है। ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका भी बना रखा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा Na लिखा, Na इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसे बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करिए क्योंकि ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर देता है, तो इसलिए ये मेथड हम लोगों के लिए रॉन्ग हो जाएगा। हमको रिप्रेजेंटेशन ऊपर की तरह देना, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन राइट माना जाएगा। अब ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है, इट इज़ ए डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इट इज अ डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी। ये डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी मानी जाती है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें, लेकिन एवोगैड्रो जो कांस्टेंट होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट वो डायमेंशन लेस नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, एवोगैड्रोज कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशन लेस, इट इज़ नॉट डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि इसकी अगर यूनिट भी पूछी जाए तो यूनिट आ जाती है आपकी मोल इनवर्स। ये यूनिट हो जाती है किसकी, एवोगैड्रो कांस्टेंट की यूनिट हो जाती है आपकी मोल इनवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर एक नंबर आपको और ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने कौन सा नंबर पढ़ा, सबसे पहले आपने नंबर पढ़ा है ये एवोगैड्रो नंबर। ये सबसे पहले आपने पढ़ा जिसको हमने एवोगैड्रो नंबर बोला। अब हम लोग एक नंबर पढ़ेंगे जिसका नाम है बर्जीलियस नंबर, यानी कि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ही है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर हम लिख लेते हैं जिसका नाम है बर्जीलियस नंबर। ये नंबर भी आपको शायद अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जानकारी ले लीजिए कि बर्जीलियस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 2.69 इंटू 10⁻23 ही होती है। यानी कि यहाँ पर 2.69 इंटू 10⁻23 ऊपर लिए 22 होती है। यानी वैल्यू मुझे ऐसे याद है कि यहाँ पर ऊपर से नीचे चलेंगे तो घटती चलेगी। अभी आपको एक नंबर और बताया जाएगा। तो ये बर्जीलियस नंबर जो है, बर्जीलियस नंबर को 2.69, यानी कि हम इसको भी रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे एन बी कैपिटल बनाना पड़ेगा। एन बी इज इक्वल टू 2.69 इंटू 10⁻22 से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। अब हम लोग लॉशमिट नंबर भी एक जान लेते हैं कि भैया ये लॉशमिट नंबर क्या होता है। तो लॉशमिट नंबर की जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉशमिट नंबर। ये लॉशमिट नंबर होता है और लॉशमिट नंबर जो होता है वो इससे भी डाउन जाएगा, मुझे इसलिए ध्यान है। ये वैल्यू सेम रहेगी, 2.69 ही रहेगी, लेकिन 10⁻⁻ यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है, यानी कि सबसे पहले ये आपका 23 पे चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू मैंने ली है वो 23 ले रखी है। यहाँ से यानी कि बर्जीलियस नंबर को मैंने 22 ले लिया है और उसके बाद मैंने इस नंबर को 19 ले लिया है। तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो लॉशमिट नंबर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लॉशमिट नंबर क्या है, तो अब आप बताना पड़ेगा लॉशमिट नंबर क्या है।
तो लॉशमिट नंबर बताइएगा, बर्जीलियस नंबर पूछा जाए तो बर्जीलियस नंबर बताइएगा। अब हम लोग नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज समझेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक फार्मूला हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाता है आपका मास अपॉन मोलर मास। अगर सॉल्यूट है तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए, या कोई भी सब्सटेंस है तो सब्सटेंस का मान लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पर हो जाएगा mm का मतलब हो जाता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलर मास यहाँ हम लोग सॉल्यूट का रख देंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का एक तरीका हो जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मॉलिक्यूल में निकालने हैं तो फिर हमारे पास तरीका होता है, तो यहाँ पर रख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाता है। एक तरीका और भी है कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर रखें, यानी कि यहाँ रखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रख दें और इसको डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से, क्योंकि हमें एवोगैड्रो नंबर ही पढ़ना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह सब्सटेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सब्सटेंस भी लिया जा सकता है। ये भी नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको शॉर्टकट लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू हो जाता है, n इज इक्वल टू मास अपॉन, यानी कि यहाँ पर मास अपॉन मोलर मास अगर लिखना है तो फिर से mm भी लिखा जा सकता है, तो इसको m अपॉन mm भी लिखा जा सकता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी लिखे जाते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स को डिक्टेट करने के लिए एक तरीका और है कि अब हम लोग क्या करना चाहें कि नेक्स्ट पेज हम कंसिडरेशन में लाते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे कि भाई इसमें कितनी पॉसिबिलिटी, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकाले जाते हैं, तो यूनिट ध्यान रखिएगा तो आपको निकालने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मिलीमोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स के लिए हो जाता है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000, यानी वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं उसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है मिली मोल्स में। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिएगा और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना 6.022 इंटू 10⁻23 से, तब भी आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल करके आ जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये सब टोटल की बात चल रही है, यहाँ पर टोटल ध्यान रखिएगा, ये टोटल पे बात चल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू निकल कर आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप करेंगे एटॉमिसिटी से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये सब हमारी बात टोटल की चल रही है। यहाँ टी का मतलब टोटल है, यहाँ भी टी का मतलब टोटल है, यहाँ भी टी का मतलब टोटल रह जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल के अगर कंसीडर कर रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो लेने ही पड़ेंगे। अगर एटम है तो एटम के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे, और यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो कितने मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपको ये भी यहाँ पर पता लग जाएगा।
इसी तरीके से आप अगर किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हो, सिंपल सा मैं याद लिख के बताता हूँ आपकी कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ इस पूरी लाइन में सीखेंगे। अब यहाँ पर नंबर 1, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला होता क्या, परसेंटेज का मतलब तो यही बना, इट इज़ द मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सब कंपाउंड। तो इसको अगर डिफाइन भी करना चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज the mass of each component present in 100 gram of compound, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड हो जाता है। अब हम लोग करना क्या, इसका फार्मूला अगर बना लेना तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, अगर कोई एलिमेंट है तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ऊपर रख दीजिएगा, यानी यहाँ पर हम लोग रख देंगे मास ऑफ एलिमेंट रख दीजिएगा और नीचे टोटल मास रख दीजिएगा और मल्टीप्लाई आपको 100 से कर देनी, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करके आ जाएगी। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने पूछना है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है। तो पहले तो मैं आपको यूरिया का फार्मूला बता दूं कि NH2CONH2 ये यूरिया का फार्मूला है। इस यूरिया के फार्मूले में अगर हम देखते हैं तो पहले टोटल मास निकालना पड़ेगा, तो टोटल मास निकालते हैं। टोटल मास हो जाता है आपका 14 + 2 + 12 + 16 + 14 प्लस यहाँ पर 14 और प्लस आपका 2 हो जाता है। ये टोटल कितना आ रहा है, 14 16 16 12 30, ये 16 12 30 यानी कि 60 आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमें परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालनी है तो नाइट्रोजन का मास ऊपर रखेंगे, तो नाइट्रोजन का मास हम ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हुआ 14 और 2 नाइट्रोजन है इंटू 2 कर दीजिए, नीचे 60 रख दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये काट दीजिए, 3 बार कट जाएगा और अब आपका मान लीजिए ये आ गया 14 140 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया और ये लगभग 6 आ जाएगा। पॉइंट फिर लगाया, फिर आपका कितना बचा, ये 3 चौक 12 हो गया, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18 यानी 46.66 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। इस तरीके से नाइट्रोजन, अगर मान लीजिए कहीं पर परसेंटेज कार्बन में पूछ ली गई तो क्वेश्चन दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 में कार्बन की परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पर 12 हो जाता है, नीचे 44 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। जो आंसर आएगा वही इसकी कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि ऊपर 12 हो गया, नीचे 44, 12 कार्बन का मास हो गया और 44 टोटल मास हो गया। इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन और बताऊँ कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू रख दीजिएगा, ऊपर सल्फर का मास कितना होता है 32 हो जाएगा और नीचे टोटल मास 98 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से कोई भी, यानी कि परसेंटेज ऑफ
कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा है, कितनी परसेंटेज निकालनी है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आखिरकार हम लोग मोल पे जो डिस्कशन कर रहे थे, ये मोल को डिफाइन और डिज़ाइन कैसे करेंगे वो चीज़ हम आपको बताएंगे फुल डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बीचों बीच में लिख लेते हैं, बीचों बीच में यहाँ पर लिखते हैं मोल। देखिए मोल हमने देखा कि ये एक मोल में होता कितना और मोल किसके बराबर होता है, ये पूरी चीज़ आपको बताएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए मैंने बीचों बीच में ये मोल लिख दिया, यहाँ पर ये मोल लिख दिया। इस एक मोल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ 1 मोल ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 1 और बढ़ा दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया 1 मोल जो होता है अगर एटम की बात करेंगे तो ये एटॉमिक मास के बराबर होगा, यानी कि 1 मोल किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है, यानी कि इट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल होता है, कहीं पर भी मॉलिक्यूल कंसीडर किया गया है तो यहाँ पर ये मोलर मास के बराबर हो जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको मोलर मास। अब 1 मोल जो होता है अगर कोई गैस में कंसिडरेशन हुआ कि मान लो वो गैस है, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, तो फिर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करेंगे और वॉल्यूम हो जाता है किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाता है, यानी कि 22.4 लीटर हो जाएगा। और ये अगर ml में है तो फिर 22,400 ml में भी इसको लिखा जा सकता है। यानी कि अगर हम ये बोलें कि इसका जो मोलर मास है वो अगर सपोज कर लेते हैं, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बना दिया, ये मोलर मास दिया, ये हमने एटॉमिक मास लिया तो एटॉमिक मास का बॉक्स बना दिया। इसी तरीके से 22.10 देखते रहिए, बहुत अच्छी टेबल तैयार हो जाएगी और आपको याद करने में बड़ा आसानी रहेगी। 22.4 लीटर 22,400 ml हो सकता है। नाउ यू कैन राइट इट ऑल्सो, एवोगैड्रो नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एवोगैड्रो जो नंबर होता है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वलेंट हो जाता है। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं कि भाई ये 23, ज़रा मैं पहले इसे सही से लिख देता हूँ, ये मैं सही से लिख दूँ पहले फिर इसको बनाता हूँ। यहाँ पर 23 लिख देता हूँ और ये अब यहाँ मैं 23 ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब करना क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास में 1 मोल कोई एटम है तो 1 मोल एटम जो होगा वो फिर वो चाहे अगर 6.022 इंटू 10⁻23 तो ये रिवर्सिबल, यानी कि इतने एटम है तो ये 1 मोल के बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर ये एटॉमिक मास है तो ये भी इसके बराबर होगा, ये रिवर्सिबल यूँ बना रहा हूँ। अगर इसके बराबर होगा तो इसके बराबर ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास, जैसे CO2 है, CO2 का मोलर मास में जो गैस का मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये हमने यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर लिया, इस तरीके से इसे कंसिडर एटम में है तो एटम का नंबर भी वही रहेगा, तो यहाँ पर भी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और अगर एटम लिया तो यहाँ पर भी इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि पूरे जो 1 मोल है वो 1 मोल का रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया कि 1 मोल किस तरीके से 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर भी हो सकता है। एटम है तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास होगा, कोई नंबर है तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर भी होगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये जो हम बोलते हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोले जा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोले जा सकते हैं। तो ज़रा आप देखिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मान लीजिए हम इस पर क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिएगा। how much volume of CO2 is evolved on heating CaCO3, यानी अगर हमने CaCO3 को हीट किया हुआ है तो कितना वॉल्यूम CO2 निकलेगा। तो हमने एक CaO बनाया
और साथ में बनाया आपका ये CO2। इसका हमने 1 मोल लिया हुआ है और इसका 1 मोल जब हमने हीट किया तो इसका मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम जो बना CO2 का, वो वॉल्यूम कितना बना, 22.4 लीटर बना। तो यानी ये भी तो 1 मोल के बराबर ही है, तो ये भी 1 मोल के बराबर हो गया, ये 1 मोल के बराबर हो गया 22.4 लीटर। तो सिंपल सा कहने का मतलब हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इन्वॉल्व्ड ऑन हीटिंग CaCO3। तो CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर CO2 पैदा होती है। ये हम अगर इसका वेट भी निकाल लेते हैं कैल्शियम का, तो ये हो जाता है आपका 40, ये हो जाता है आपका 12 और ये हो जाता है आपका 48, मीन्स 100 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो या तो ऐसे बोलें कि 44 ग्राम CO2 पैदा होगी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर CO2 पैदा होगी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल CO2 पैदा होगी, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो CO2 के पैदा होंगे। तो ये सब बातें हम लोग बोल सकते हैं जब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, इस इक्वेशन को हमें देखना होता है। तो ये मोल से रिलेटेड बातें। अब अगर मान लेते हैं कोई पूछता है इसी तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डिस्कशन के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मच moles are present in 11 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि अगर हमारे पास CO2 11 ग्राम है तो कितने मोल्स होंगे। तो अब आप ये बताइए कि CO2 जो है, अगर हमने यहाँ पर CO2 ले रखी और CO2 का अगर मास निकालें तो ये 44 ग्राम आता है। इसका मतलब ये 1 मोल होता है। तो यानी 44 ग्राम में 1 मोल हो गया, तो सिंपल सा 44 ग्राम इज इक्वल टू हो गया आपका 1 मोल, ठीक है ना। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/44 मोल हो जाएगा। और इसी में अगर हम पूछे कि 11 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/44 इंटू 11 हो जाएगा। यानी कि इसको हम काट दें 4 टाइम्स हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो ये बन गया आपका 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि 2 पॉइंट, ये आपका 0.25 आ जाता है। यहाँ पर पॉइंट हटा दिएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.25 आ गया। तो इसका मतलब ये 0.25 मोल इसका आंसर आ जाएगा कि हाउ मच मोल्स, यानी 2.5 मोल्स, 1/4 मोल्स हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने मोल्स में जानी। तो ये मोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इसमें करवाए जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास की, अभी मैंने जो यहाँ लिखा था, तो एटॉमिक मास क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा एटॉमिक मास। तो मैंने एटॉमिक मास लिख दिया। अब एटॉमिक मास अगर है तो एटम का होगा, मोलर मास है तो किसका होगा, मॉलिक्यूल का होगा। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो ये एटॉमिक मास इसका कितना हो गया, एटॉमिक मास इसका 1 हो गया। अगर कार्बन हो गया तो एटॉमिक मास इसका कितना हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन हो गया तो एटॉमिक मास कितना हो गया, इसका 16 हो गया। नाइट्रोजन हो गया तो एटॉमिक मास कितना हो गया, इसका 14 हो गया। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे देखते हैं। तो अब अगर मॉलिक्यूल है तो मुझे, क्योंकि वर्ड यूज़ हुआ है तो बताना ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर मास हमने कंसिडरेशन में लाए तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपका, जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास देखा तो H2O का 18 हो गया। CO2 का मॉलिक्यूलर मास देखा तो आपका 44 हो गया। ऐसे ही आपने अगर अमोनिया का मोलर मास देखा तो इस तरीके से 17 हो गया। तो ये मोलर मास की जानकारी आपको रखना चाहिए कि कितना मोलर मास किसका होगा। ये कुछ मोलर मास आपको हिंट में याद रखने चाहिए और हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे H2SO4 है, इसका मोलर मास 98 आएगा, ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। जैसे यूरिया है, अभी मैंने लिखा था NH2CONH2, तो यूरिया का मोलर मास हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए 60 होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज का भी आपका बाहर निकालोगे थोड़ा ना बैठ के, C6H12O6 है तो ये आपका 180 हो जाता है। ऐसे ही आपका C12H22O11 है तो इसका आपका हो जाता है 342। तो ये मोलर मास आपकी जानकारी में रहने चाहिए, क्योंकि ये मोलर मास कभी भी पूछे जा सकते हैं और अगर न्यूमेरिकल्स में भी ज़रूरत पड़ती है तो इन मोलर मास का हम लोग यूज़
कर लेते हैं, कहीं पर भी कर लेते हैं, जैसे जल्दी में है तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई मोलर मास क्या होता है। तो ये मैंने आपको कुछ मोल से रिलेटेड जानकारी दी। अब इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला बेस पे जानकारी आपको इकट्ठी दूंगा और कैलकुलेशन के साथ दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल जो मोलैरिटी होती है वो क्या है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और यानी कि जो स्पेशल टर्म है जो रिलेटेड है केमिस्ट्री से, तो सबसे पहला टर्म कौन सा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला टर्म हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर मोलैरिटी, क्योंकि अब आप जाने ध्यान से, बिल्कुल नोट्स बन रहे हैं आपके। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर मोलैरिटी क्या हो जाएगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू, सिंपल सा फार्मूला मैं लिख देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज the number of moles. It is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. Dissolved per liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में जो घोला जाता है वो कैसे बताएंगे, तो वो भी आपको बता रहे हैं। फार्मूला लिख दीजिएगा। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में रखा हुआ है तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिट निकल के आ जाती है इसकी मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे मोल पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट करिएगा। तो इसे अगर कहीं पर 1 मोलर सॉल्यूशन बना हुआ, यानी कि 1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है, तो इसको हम लोग मोलर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मोलर सॉल्यूशन के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो अगर 1 मोल 1 लीटर में घुला है तो 1 मोल पर लीटर की अगर हम बात करेंगे, 1 मोल पर लीटर की बात करेंगे, तो उसे हम लोग मोलर सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब देखो, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि ये मोलैरिटी हो गई। यहीं पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी। तो यहाँ पर टर्म एक यूज़ करेंगे हम लोग मोलैलिटी का, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, मोलैलिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, और नीचे हो जाएगा अब यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में रख रखा है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर ये केजी में तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि n रख देते हैं, और नीचे हम यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो W1 मान लेते हैं। ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से इसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको फार्मूले में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आ जाती है इसकी मोल पर केजी। इस तरीके से मोल पर केजी इसकी यूनिट आती है। अगर 1 मोल घुला हुआ है, 1 मोल 1 लीटर में 1 केजी में घुला हुआ है, तो इसको हम लोग मोलर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक टर्म हमने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन, आपको बताएंगे, तो यहीं पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है वो चीज़ जान लीजिए आप। मोल फ्रैक्शन को अक्सर चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ये चाई है, यानी कि चाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब चाई मोल फ्रैक्शन है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 2 कंपोनेंट है, जैसे कंटेनर लिया मैंने, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पर ए ले लिया। सपोज कर लेते हैं ये कंपोनेंट मैंने नीचे की तरफ जो है ये इस तरीके से जो कंपोनेंट लिया हुआ है वो ए ले लिया।
इसमें ए कंपोनेंट है, अब इसमें कोई बी कंपोनेंट मैंने मिला दिया, मान लीजिए ये मैंने बी कंपोनेंट इस तरीके से बी कंपोनेंट मिला दिया। अब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसके अंदर ए कितना है, कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए, है ना, इन बी। तो दोनों में परसेंटेज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से परसेंटेज क्या है, तो इस तरीके से चाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम लोग चाई ए के बारे में जानकारी चाहेंगे तो चाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये तो ए हो गया, चाई बी की जानकारी चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस तरीके से दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों का मोल फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ए का बी में है और कितना बी का ए में है। अब टोटल अगर निकालना है तो चाई ए प्लस चाई बी की वैल्यू जो है, चाई ए और चाई बी की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए बन के, तो यानी कि टोटल वैल्यूज़ हमें पता लग जाएंगी कितनी वैल्यूज़ आएंगी, ये चीज़ हमें मोल फ्रैक्शन से पता लगेगी। इसमें एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि जो आपको बहुत ही बता दें, बहुत ही ज़रूरी है और आपको पता भी रहनी चाहिए कि क्या है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए एक तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी, एक आपने पढ़ा मोलैलिटी, और एक आपने पढ़ा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये केवल ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, यानी इट इज़ नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि मोल फ्रैक्शन ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मोलैरिटी जो होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब ये मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कंसीडर होता है, और इन दोनों में वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी कि अगर हम नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं तो नॉर्मलिटी क्या होती है वो भी जान लीजिए आप। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो भी चीज़ घोली गई है, अपॉन नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर ml में है तो ऊपर 1000 से वही मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा इस तरीके से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हमें निकालना है ये कैसे निकालेंगे वो भी जान लीजिए आप। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है मास ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट जो भी है अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर एक पेज फंस गया अब आकर के, ये इक्विवेलेंट मास क्या वाला है। तो अब यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम हो जाता है इक्विवेलेंट मास, यानी कि अब हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। क्योंकि अगर इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया तो हम समझ जाएंगे, बहुत कुछ हम लोगों ने सीख लिया। तो ये आ जाती बात अब हमारी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन की, कि इक्विवेलेंट मास निकाला कैसे जाता है। एक्चुअल में इक्विवेलेंट मास होता क्या, पहले ये जाने। देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा, उसका फार्मूले से क्या रिलेशन है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन n फैक्टर। अब
ये समस्या तैयार हो गई कि भैया ये n फैक्टर क्या है। तो n फैक्टर अगर हमें समझ में आ गया तो हम ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको यानी कि जो इक्विवेलेंट मास है इसको निकालते हैं। तो मैं पहले आपको n फैक्टर बता देता हूँ कि n फैक्टर क्या हो सकता है। तो n फैक्टर इज इक्वल टू हो सकता है, n फैक्टर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है वो जान लीजिए। एक तो ये वैलेंसी हो सकती है, किसी की भी वैलेंसी हो सकती है, ये किसी पे चार्ज हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, वैलेंसी हो सकता है, चार्ज हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो सकता है, और H पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और OH नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगे। अब एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए सपोज कर ले हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालने की कोशिश करते हैं कुछ एलिमेंट की, जो एलिमेंट हमें जानकारी में है उनका हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। मैंने बोला नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं n फैक्टर मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब जैसे कि मान लीजिए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास है, तो यहाँ पर मैंने मोलर मास तो 98 रख दिया। अब ये रिलीज होने वाले इसमें 2 H पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 49 आ जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं NaOH का निकाल लेते हैं इस बार। तो NaOH का मोलर मास 40 होता है, रिलीज होने वाले OH आयन कितने हैं 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास 40 ही आएगा, चेंज नहीं होता है इस तरीके से। अब ये इक्विवेलेंट मास तो आप इजीली आप निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इक्विवेलेंट मास टिपिकल होते हैं जो परेशान करते हैं उन इक्विवेलेंट मास को थोड़ा सा हम निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा कि उनका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है, सपोज कर लेते हैं कि Na2CO3 का, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का निकालेंगे ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3। तो इसको तोड़ लीजिए, सिंपल से तोड़ेंगे तो 2Na पॉजिटिव बनेगा और CO3 डाई नेगेटिव बनेगा। तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है, यानी कि चार्ज ओवरऑल 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी कि टोटल चार्ज जो है वो इक्वल एंड अपोजिट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो 2 ही आ रहा है। यानी कि अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो टोटल चार्ज चाहे कैटायन का हो या एनायन का हो, तो अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। Na2 का मोलर मास हो गया आपका, निकाल दीजिए 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48। अब इसको जोड़ लीजिए, ये अब आप कितना हो गया, सोडियम का 23 इंटू 2 यानी कि 46 हो गया, और ये आपका 12 हो गया प्लस 48 मतलब ये आपका 60, ये 100 आपका 3 हो गया, 103 हुआ, 123 हुआ। चेक कर लीजिए, 8 और 2 10 हो गया, और ये किसका निकालना है, Na2CO3, Na2 है ना, 23 इंटू 2 46 हो गया, तो ये 8 और 2 10 6 16 106 आएगा, यानी कि यहाँ पर 6 रख देते हैं, और यहाँ पर आपका 4 4 8 9 10, ठीक है, ये 106 आ गया। इसे मिटा लीजिए, सही कर लीजिए, 106 ही आएगा। चलिए देखें, 106 कर लेते हैं इसे, ये 106 हो गया। अब करना क्या है कि अब इसका हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू हो गया 106 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया आपका 53। तो इस तरीके से 53 निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कहीं पर K4 एफिशिएंट 6 होता तो क्या करते, वो भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका K4, ये हो गया FeCN का होल 6 आ गया, इसको तोड़ दीजिए, ये टूट जाएगा 4K पॉजिटिव आयन में, और प्लस आपका टूट जाएगा FeCN का होल 6, ऊपर आ जाएगा आपका 4 नेगेटिव।
तो अब यहाँ पर टोटल चार्ज जो निकल के आया वो कितना आया, तो ये टोटल चार्ज निकल के आया वो आपका टोटल चार्ज आया यहाँ पर 4, यानी कि इसके ऊपर 4 पॉजिटिव है और इसके ऊपर 4 नेगेटिव है। तो देखिए जो इक्वल एंड अपोजिट 4 ही हो जाएगा, तो 4 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, टोटल 4 से इसके वेट को डिवाइड कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर H3PO3 लिया हमने, मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल लिया H3PO3, तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं लेकिन रिप्लेसेबल कितने हैं, रिप्लेसेबल केवल 2 ही है। इनका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो आपको पता लग जाएगा कि रिप्लेसेबल कितने, यहाँ पर ये हो गया, इस तरीके से OH हो गया और नीचे एक H लगा होता है, ये फॉस्फोरस एसिड है। अगर यहीं पर मान लीजिए H3PO2 होता तो H3PO2 में रिप्लेसेबल केवल 1 ही है, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करना है, यहाँ 1 से। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पर ये H ऐसे हो जाता है, ये H हो जाएगा आपका यहाँ पर H3PO2, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 समझते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 in different medium, यानी कि डिफरेंट मीडियम में हम लोग अगर निकालते हैं तो सबसे पहला मीडियम कौन सा, सबसे पहला मीडियम भैया है एसिडिक मीडियम। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एसिडिक मीडियम में कैलकुलेशन करेंगे। अब ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा तो देख लेते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिएक्शन ही लिख लेते हैं कि भैया रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर MnO4 नेगेटिव लिखा मैंने, MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ पर 8H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इनको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2। तो यहाँ चेंज कितने का, ऑक्सीडेशन स्टेट जरा चेक करिए। तो ऑक्सीडेशन ओवरऑल हम इसको शॉर्टकट भी मार सकते हैं कि KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है MnO2, यानी कि आपका KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है आपका MnSO4 में, यानी सिंपल सा Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे बोले। तो अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आती है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। तो टोटल जो चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 5 का आया, यानी कि नंबर 5 आया, ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं तो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का निकल के आता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू हो जाता है, इसका मोलर मास 158 होता है, डिवाइड 5 से कर दीजिए, यानी कि 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31 पॉइंट कितना आएगा, डिवाइड करिए 5 दिया 15, 5 छक्का 30, यानी कि 31.6 आ जाएगा। तो 31.6 कौन से मीडियम में आ रहा है, ये एसिडिक मीडियम में आ रहा है। अब हम लोग इसका बेसिक मीडियम में चेक करते हैं कि भाई ये बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम 2 मीडियम है ना, तो बेसिक मीडियम में कितना होगा और न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा। तो इक्विवेलेंट मास जो है वो सब के बाद न्यूट्रल मीडियम में। तो यहाँ नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि इन न्यूट्रल मीडियम में इसका मास क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं। चलो अब हम लोग रिएक्शन कोई वही शॉर्टकट लगाते हैं कि अगर ये न्यूट्रल मीडियम में है तो हो जाता है MnO4 नेगेटिव, यानी KMnO4 वाला, और यहीं पर 4H पॉजिटिव हो जाते हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। टोटल बन जाएगा इसके अंदर आपका MnO2 बन जाता है और साथ में ये 2 बूंद जिंदगी के टपक जाते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो KMnO4 है वो कन्वर्ट हो गया आपका MnO2 में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट वो +7 ही रही, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई, तो यानी टोटल का जो डिफरेंस आया वो 3 का डिफरेंस आया। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो मोलर मास अगर KMnO4 का निकालना है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 158 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 नीचे 3 3 यानी कि 52 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 52.5, 3 पंजे 15 हो गया, 3 नीचे और 3 छक 18 यानी कि ये आ जाएगा 52.6 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग निकाल लेते हैं, नेक्स्ट इसका हम लोग बेसिक मीडियम में निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग, यानी कि इक्विवेलेंट मास तीसरा हेडिंग हो जाएगा हमारा इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम में निकालते हैं तो इक्वेशन क्या होगी, पहले तो हमें इक्वेशन पता रहनी चाहिए, यानी कि MnO4 नेगेटिव और यहाँ पर प्लस हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका MnO4 डाई नेगेटिव। यानी कि अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सिंपल सा हम ये कहें कि KMnO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 रहती ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है आपकी +4 दूनी 8 में से 2 गया 6 बचा, अब 4 यानी कि 6 आ जाएगी, यानी कि +1 का यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका 158 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 158 ही आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों, यानी कि अगर हम लोग सिंपल सा ये कहें कि KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट मैंने लिखा, इक्विवेलेंट वेट किसका, KMnO4 का। तो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का 3 हिस्से में डिवाइड हुआ। नंबर 1 एक एसिडिक मीडियम में गया, एक एसिडिक में गया, दूसरा आपका बेसिक में चला गया, और तीसरा आपका चला गया यानी कि न्यूट्रल में चला गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ डिवाइड कितने से किया था हम लोगों ने, यहाँ डिवाइड एसिडिक मीडियम में डिवाइड 5 से किया था, न्यूट्रल मीडियम में डिवाइड कितने से किया, 3 किया था, और बेसिक मीडियम में कितने से किया, 1 से किया था। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये मोल कंसेप्ट, ये मैंने स्टार्टिंग की है, इसको देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये लेवल ज़रूर डाउन है, लेवल स्टार्टिंग का है, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम लोगों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू एंड गुड नाइट।